आज जो हमारे पास फ़ोन आया हुआ है ये है आईफोन XR है। और कस्टमर का कहना है कि कॉल पे बात करते करते सडनली इसका नेटवर्क चला गया। हमारे पास जब फ़ोन आया हमने डायग्नोस किया तो देखिए आपके सामने इसमें मॉडर्न फर्मवेयर नहीं आ रहा है। ओके, फ़ोन एकदम फ्रेश कंडीशन में है, फ़ोन कहीं से भी खुला नहीं है, कहीं रिपेयर के लिए दिया नहीं था उसने। फर्स्ट टाइम बस वो बोल रहा है यूज़ करते करते ही अचानक से कॉल कट किया और नो सर्विस हो गया। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर जो मॉडर्न फर्मवेयर का प्रॉब्लम आया है कहाँ से प्रॉब्लम आया है। क्योंकि अभी तक फ़ोन फर्स्ट टाइम पे देखिए आपके सामने फ़ोन ओपन कर रहा हूँ मैं, फ़ोन अभी तक ओपन भी नहीं हुआ है। ओके अनओपन कंडीशन में फ़ोन है ये। तो इसको डायग्नोस करते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट निकलता है क्या फॉल्ट नहीं निकलता है इसके अंदर। ओके, तो ये जो मॉडल है इसको आप थोड़ा सा हिट कर लेना है फ़ोन खोलने से पहले, नहीं तो इसकी भी LCD टूट सकती है आपके हिसाब से। तो थोड़ा सा खाली हिट कर लेना है, बाकी आपका फ़ोन कभी भी आप किसी भी फ़ोन को किसी भी मॉडल को खोल रहे हो ना तो आपको हमेशा पहले साइड से खोलना है। खास करके 12 सीरीज़ से, 11 सीरीज़, XR सीरीज़, ये सारी जो सीरीज़ है इनको अगर जब आप फ़ोन को फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो अगर आप नीचे से ओपन करोगे तो चल जाएगा, लेकिन 12 सीरीज़, 13, 14 ये जो सीरीज़ है इसके LCD को आप साइड से ही ओपन करो, नीचे से ओपन करने की ज़रूरत इसकी नहीं है। अगर आप नीचे से ओपन करने जाएंगे प्रॉपर, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो डिस्प्ले पे लाइन आ जाएगी। ओके, तो ओपन कर लेते हैं फ़ोन को। अभी हम थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके रखी है क्योंकि अभी यहाँ पर बस फ़ोन ओपन ही कर रहे हैं, तो इसका थोड़ी लॉन्ग वीडियो यहाँ पर नहीं रहे तो अच्छी बात है क्योंकि ये सिर्फ एक ओपनिंग का ही वीडियो है। ओके, फ़ोन देखिए फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है ये। अब हम इसको किस तरह डायग्नोस करना है आप वीडियो में आगे देखें। पहले ओपन कर लेते हैं। ये मदरबोर्ड हमने रिमूव कर लिया है। इसके ऊपर एक रबड़ की सीड आती है XR में, तो सबसे पहले उसको रिमूव कर लेना है। ये शील्ड हमने रिमूव कर लिया। देखो शील्ड भी फर्स्ट टाइम रिमूव हो रही है। अब XR में एक डिफ़िकल्टी आती है कि अगर आपको किसी भी IC पे काम करना है तो सारी की सारी आपकी जो ये शील्ड है, शील्ड के अंदर ही सारी की सारी ICयाँ लगी हुई है। ओके, तो अगर इस शील्ड को आप हिट करके निकालते हो तो कई बार बहुत सारा चीज़ें डैमेज भी हो जाती है। तो सबसे पहला उसका जो तरीका है शील्ड को किस तरह निकालना है वो मैं आगे बताता हूँ। आप सबसे पहला ये देख लीजिए कि अभी हम फ़ोन को नॉर्मल ऑन करके देखते हैं कि फ़ोन में कोई शॉर्टिंग वगैरह तो शो नहीं है। कई बार बेसबैंड PMU या कोई भी नेटवर्क सेक्शन में कोई भी लाइन अगर शॉर्ट होती है तो यहाँ से फ़ोन हाई बूटिंग पे जाएगा। तो फ़ोन नॉर्मली ऑन हो गया, फ़ोन में कोई शॉर्टिंग वाला केस नहीं है। ओके, तो अब देखिए ये शील्ड को रिमूव करने का जो तरीका है, अगर ये शील्ड को अभी शील्ड को जो हम रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के लिए हम जो डिस्प्ले की IC को जो कट करते हैं, जो नॉर्मल कटर आती है वो मशीन यूज़ करेंगे। ड्रिल, जो छोटी सी ड्रिल आती है ना, ड्रिल मशीन यूज़ करेंगे इसको कट करने के लिए। ड्रिल मशीन देखिए सेफ भी है और सेफ नहीं भी है, दोनों कंडीशन है। कंडीशन इसलिए है, सेफ है भी और नहीं है इसके लिए है क्योंकि अगर आपसे कोई गलती से कोई मिस्टेक होता है, मान लीजिए ड्रिल आप चला रहे हो और किसी IC पे कट लग जाती है और वो IC इनक्रप्टेड है या उसको आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हो या आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो, जैसे कि बेसबैंड EEPROM हो गया, बेसबैंड CPU हो गया, तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा जब भी आप ड्रिल यूज़ करो तो उसको बहुत ही आसानी से यूज़ करो और उसको एकदम कांस्टेंट आप यूज़ करो कि आपका हाथ ज़रा भी सेक ना हो और कहीं और जाइए। अब देखिए इस तरह से मैं किस तरह से कट कर रहा हूँ वीडियो में, आप देखो इस तरह से आपको कट करना है। ओके, यहाँ पर मैं हॉट गन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, हॉट गन से कई बार ना ही नेल कटर यूज़ कर रहा हूँ। देखो नेल कटर से भी अगर आप इसकी शील्ड आप निकालोगे ना तो कई बार क्या होता है, अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो PCB आपकी बैंड हो जाती है, PCB बैंड हो जाएगी या पीछे की जो मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड बैंड हो जाएगा, या फिर जो साइड की जो शील्ड आती है
आप देखोगे कि जैसे कि आप खींचोगे ना साइड के शील्ड वगैरह पूरा कंपोनेंट के साथ में उखड़ के आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है ये जो ड्रिल मशीन यूज़ करना ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसको ही करता हूँ। पहले आप क्या करते हो, मार्कर से एक मार्किंग लगा लिया कि मुझे कहाँ तक कट करना है, कि बेसमेंट सेक्शन मेरा कहाँ तक है, वहाँ तक की मेरे को मार्किंग मिल गई। मार्किंग मिलने के बाद में अब मैं ड्रिल को धीरे धीरे एकदम आसानी से उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, एक्सआर में वाकई में डिफ़िकल्टी है, अदर मॉडल में इतना नहीं है, बट एक्सआर में कैसा है, आपको अगर किसी भी आईसी पे काम करना है तो आपको शील्ड को कट ही करना पड़ेगा। और इसकी जो टेम्परेचर उन्होंने यूज़ करी है, टेम्परेचर भी काफ़ी हाई टेम्परेचर यूज़ करी है, मतलब नॉर्मली 300 350 डिग्री पे ये शील्ड निकलने वाली नहीं है, आपको ज़्यादा टेम्परेचर और काफ़ी टाइम लगेगा उसको निकालने के लिए। तो इससे अच्छा ये कटिंग है, ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन आप यूज़ करो, ड्रिल मशीन बेटर है, बट थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करो इसको। देखिए मैं अब किस तरह से शील्ड को रिमूव करूँगा। ओके, छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन ये काम की बातें हैं। देखिए मेरा मार्क लग गया है, तो इसका मतलब अब मेरा दूसरी जगह से वो शील्ड कटेगी नहीं, जहां से मेरी ड्रिल मशीन की मार्किंग लगी है शील्ड मेरी वहीं से कटेगी। और बिना शील्ड निकाले तो इस फोन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सारा कुछ शील्ड के नीचे ही है। ओके, आप देखो कितना बेहतरीन शील्ड निकला है चारों साइड से। साइड की जो शील्ड है वो ऐसी रह गई है, जहाँ मुझे काम करना है बेसमेंट सेक्शन में, मेरा ओनली बेसमेंट सेक्शन ही मैंने ओपन किया हूँ, चार्जिंग सेक्शन मैंने ओपन नहीं किया हूँ, मैंने सिर्फ अपर साइड की शील्ड काटा हूँ, आधी शील्ड अपर साइड से। आप देखो जो साइड में जो शील्ड है उसको मैंने रहने दिया। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी बच गई है, तो फिर इसको भी यहाँ पे मार्किंग ऑलरेडी लगी हुई है, बस थोड़ा सा निकाल लेते हैं यहाँ से भी। तो अगर बेसमेंट सीपीयू निकालना है या WTR निकालना है या बेसमेंट PMU या EPROM जो भी मेरे को चेक करना है या रिमूव करना है, अब मैं आसानी से चेक रिमूव कर सकता हूँ। ओके, तो शील्ड वाला काम हमारा हो गया। अब मुझे पहले क्या चेक करना है कि बेसमेंट PMU जो हमारा मॉडम की स्टार्ट होती है, तो मॉडम की हमारी जो स्टार्ट होती है बेसमेंट PMU से स्टार्ट होती है। अभी देखिए ज़्यादा यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और वीडियो भी इतनी बड़ी नहीं है, ये वीडियो सिर्फ 30 मिनट की है, तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि WTR या BBPMU यहाँ पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए अब यहाँ पे मैंने दो कैप में जो WTR के पास में दिख रहे थे, दोनों पे मैंने चेक किया मल्टीमीटर से, दोनों शॉर्टिंग नहीं है। ओके, ये रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों में मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। इसके बाद जो BBPMU है, BBPMU के आसपास जितने कैप लगे हैं बस उसको फटाफट एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कोई शॉर्ट तो नहीं है। कई बार इन लाइनों में शॉर्टिंग होती है जिसकी वजह से मॉडम फर्मवेयर नहीं रहता है। ओके, अब देखिए यहाँ तक तो मुझे कोई शॉर्टिंग नहीं मिली है, और भी थोड़े बहुत जो कैप बचे इनको भी मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कोई मेरे को शॉर्टिंग नहीं मिली है। अब दूसरा सवाल आता है कि चलो शॉर्टिंग नहीं है तो अब क्या हो सकता है। तो जैसे कि मॉडम सेक्शन अब कभी भी रिपेयर करने जाएंगे तो वो स्टार्ट होता है बेसमेंट PMU से, तो आपको अब ये कंफर्म करना है कि बेसमेंट PMU के आसपास शॉर्टिंग तो नहीं है, लेकिन बेसमेंट PMU बक और LDO बना के बेसमेंट CPU को दे रही है कि नहीं दे रही। इसकी कंफर्मेशन कैसे करना पड़ेगा आपको फ़ोन को टर्न ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद में आपको एक बक की वोल्टेज वगैरह चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं चेक करना है, ये सारी चीज़ें नहीं चेक करना है, तो इसके लिए स्कीमेटिक्स की नॉलेज होना आपको थोड़ी सी ज़रूरी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, बाईपास करेंगे। बाईपास का मीनिंग क्या है, हम सिर्फ एक लाइन को चेक करेंगे, इससे हमको ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा जो बेसमेंट PMU है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, तो जब बेसमेंट PMU सारे बक और LDO अपने रिलीज कर देता है तो वो एक सिग्नल भेजता है CPU को, जिसको कहते हैं पावर गुड। ओके, अगर उस पावर गुड हाई है अगर पावर गुड पे आपको वोल्टेज मिल रही है और पावर गुड का लॉजिक लेवल हाई है, इसका मतलब आपका बेसमेंट PMU आपका ओके है, आपको कोई बक LDO चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये है एक स्मार्ट वर्क शॉर्टकट।
तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट रहती है उसकी, उस टेस्ट पॉइंट को स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करके यहाँ पर से हम उसको चेक करेंगे। यहाँ पर जो वोल्टेज आपको मिलेगी 1.8 मिलेगी। ओके, तो स्क्रैच कर लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पे 1.8 नहीं मिलती है, ओके, तो फिर मेरा क्या फॉल्ट हो सकता है, मेरा बेसबैंड PMU या कोई बक कॉइल या तो XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा पावर सेक्शन प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है। ओके, तो फ़ोन को टर्न ऑन करेंगे पहले, क्योंकि बिना टर्न ऑन करे वहाँ पर आपको पावर गुड नहीं मिलेगी। फ़ोन हमारा टर्न ऑन हो गया। अब मल्टीमीटर पे हम इसको कंफर्म करेंगे। ओके, DSO पे भी कंफर्म कर सकते हो, मल्टीमीटर पे भी कंफर्म कर सकते हो। DSO पे थोड़ा जूम में बारीक से पता चल जाएगी कि उस लाइन में कभी फ्लक्चुएशन आ रही कि नहीं आ रही, वो कंफर्म कर सकते हो। फिलहाल हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या वोल्टेज मिल रही है, 1.8। ओके, 1.8 हमको वहाँ पे मिल चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बेसबैंड PMU है वो पूरी तरह ओके है, बेसबैंड PMU में कोई इशू नहीं है। तो अब हमको बेसबैंड PMU में कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा टाइम बच गया। जो हमको बग चेक करना था, तो कोई बग चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक सिग्नल चेक कर लिया पावर गुड का। इससे हमारा ये कंफर्म हो गया कि हमारा बेसबैंड PMU ओके है। अब जो दूसरा है हमारा, अब हमको क्या चेक करना है, अगर स्टेप आप देखो तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा स्टेप में, अब सेकेंड स्टेप हमारा आता है जो है हमारा WTR। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, WTR को रिमूव करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे WTR। अगर WTR से फॉल्ट हमारा सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर इनकेस फॉल्ट सेम रहता है तो थर्ड स्टेप हमारा अब आएगा। सेकंड स्टेप में हमारा WTR आ गया, थर्ड स्टेप में हमारा आएगा बेसबैंड EPROM को हम कंफर्मेशन करेंगे कि EPROM ओके है कि नहीं ओके है। इसको कंफर्म करने के लिए जो ट्रिक है वो फिलहाल तो अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं चेक करूँगा तो आगे बताऊँगा। यहाँ पर अभी हम इस स्टेप में नहीं जा रहे हैं, तो अभी हम सेकंड स्टेप हमारा WTR है, WTR हम रिप्लेस करेंगे, दूसरी डालेंगे। अगर मॉडम नहीं आता है तो आगे का स्टेप है बेसबैंड EPROM कंफर्म करना कि EPROM हमारी ओके है कि नहीं ओके है, ये कंफर्म करेंगे। फिर अगर मान लीजिए कि EPROM ओके निकल जाती है तो हमारा चौथा स्टेप आता है बेसबैंड CPU। बेसबैंड CPU कंफर्म करना है कि बेसबैंड CPU हमारा ओके है कि नहीं ओके है। अब देखिए, अगर आपको स्कीमेटिक्स डायग्राम की नॉलेज है तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सी लाइनें चेक करके क्या कंफर्म कर सकते हो। ओके, बाकी स्कीमेटिक्स की जो पढ़ना है, ये सारा चीज़ तो आपको खुद मेहनत करना है, एक एक लाइनों के नाम आपको खुद याद करना है। अभी हम WTR को जो रिप्लेस करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, फिलहाल साइड ग्लू कटिंग कर लेते हैं। अभी जो हमारी क्लास है वो 5 नवंबर से क्लास थी। 5 नवंबर से क्लास हमारी चालू हो जाएगी। जूम मीटिंग पे क्लास होती है। ओके, फीस ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में मेंशन कर दी है कि ऑनलाइन की क्या फ़ीस है और ऑफलाइन की क्या फ़ीस है। अभी टाइम है, देखिए अभी तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बस कल का, आज का ही दिन है। कल से क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, मुझे मैसेज कर लो। नंबर है 9323111161। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है। ओके, तो आप मैसेज कर लो फट से फट, और अगर ज्वाइन करना है क्लास तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा सुबह 12 से 3 रहेगा, 3 घंटे की क्लास रहेगी। ओके, क्लास का 15 दिन के लगभग क्लास चलेगी। उसमें आपको सारी डिटेल रहेगी, जो भी स्कीमेटिक्स डायग्राम है और फॉल्ट फाइंडिंग है, प्लस IC निकालना, लेयर बनाना, मतलब आईफोन का जितने भी सॉफ्टवेयर टूल वगैरह सब है। टोटल आईफोन का कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगा, सारा चीज़ कवर किया जाएगा। ओके, 5 नवंबर से क्लास है, आज है 4 नवंबर। ओके, अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा है तो अभी भी एक दिन का टाइम है, आप मुझे मैसेज कर करके उसको क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं बंदे को ले नहीं पाऊँगा। ओके, जो नेक्स्ट क्लास होगी दिसंबर में,
अगर दिसंबर के लिए कोई बंदा इंटरेस्टेड है कि कोई दिसंबर की क्लास के लिए, तो भी मुझे मैसेज कर सकता है। एडवांस उसको 10,000 पे करना पड़ेगा सीट बुकिंग कंफर्म कराने के लिए, और दिसंबर की जो क्लास होएगी वो लगभग 1 दिसंबर के आसपास से क्लास चालू होएगी वो। ओके, फिलहाल अभी देखिए इसको लो मेल्टिंग करना है। लो मेल्टिंग करने के लिए 138 का थोड़ा सा मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। ओके, अभी जो मेरे हॉट एयर का टेम्परेचर है 250 का टेम्परेचर है, आयरन मेरा 350 का टेम्परेचर है, और इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लीनिंग कर रहे हैं। ये जो पैड है मदरबोर्ड के WTR के नीचे का जो पैड है, बहुत नाजुक पैड है, तो इस पर ज़्यादा आयरन को ज़ोर से घिसना नहीं है, हल्का हल्का खाली ग्लू रिमूव करना है। पीसीबी अभी क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद में आप क्या करेंगे, 11 नंबर ब्लेड से धीरे धीरे करके उसको सारे के सारे जितने भी ग्लू एक्स्ट्रा ग्लू बचे हुए हैं उनको क्लीन कर लेंगे। ये 11 नंबर ब्लेड से धीरे धीरे करके सारा का सारा ग्लू यहाँ पे क्लीन कर लेंगे। ग्लू क्लीन करने के लिए आपके पास जो भी ब्लेड है, अभी तो फिलहाल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 11 नंबर यूज़ कर रहा हूँ, आप 16 नंबर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज कॉनली की भी एक ब्लेड आती है ग्लू रिमूव करने के लिए, आप वो ब्लेड यूज़ कर सकते हो। अगर आप 11 नंबर पे आपका हाथ बिठाएं, ये आपको अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इससे एकदम छोटे से छोटे जो कोने रहते हैं जहाँ पे ग्लू फंसी रहती है वो आसानी से रिमूव हो जाती है। इसलिए अगर आप 11 नंबर पर काम करते हैं तो अच्छी बात है। ये साइड के ग्लू क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें होता क्या है, कई बार अगर आप साइड के ग्लू नहीं क्लीन करते हो तो आपको फॉल्ट क्या आएगा, ये जो कंपोनेंट आपको साइड में दिख रहे हैं, ये कंपोनेंट एक्चुअली में जब आप आईसी रिमूव करते हो तो ये कंपोनेंट ड्राई हो जाते हैं। ओके, देखिए एक मेरी ट्रैक हल्की सी निकल गई है, तो यहाँ पे यूवी फिक्स कर दूंगा मैं। उल्टी हो गई है तो यहाँ पर मैं उसको क्या करूँगा, यूवी मार के उसको स्क्रैच कर लेंगे। इस चीज का ध्यान देना है। दूसरा कैसा है, जो साइड के कंपोनेंट की बात हम कर रहे थे, इसमें क्या होता है कि अगर आप उसको क्लीन नहीं करते हो, मान लीजिए उस कंपोनेंट के जो बीच में ग्लू है आप उसको क्लीन नहीं करते हो, तो इश्यू क्या आएगा, वो कंपोनेंट ड्राई रहेंगे। आप आईसी पे आईसी चेंज करते रहो, चाहे एक आईसी चेंज करो, 2 3 4 5 जितनी आईसी आप मर्जी आप चेंज करते रहो। अगर वहां पर कोई लाइन में सीरीज में कैपेसिटर रजिस्टर ऐसा कोई चीज लगी हुई है या कॉइल लगी हुई है, अगर ये वहां से ड्राई हो गई है तो ग्लू में आपको लग रहा है कि वो लगी हुई है, लेकिन वो इंटरनली ड्राई हो जाती है वो। तो जब आप इस तरह से ग्लू क्लीन करते हो उन कंपोनेंट के बीच में, तो इससे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि अगर वो ड्राई भी है तो आपके सामने वो आ जाएगी। तो आप उसको रीशोल्डर, अभी आईसी लगाने से पहले आप उसको रीशोल्डर करके आप बच सकते हो इससे। नहीं तो आपको डबल टिबल मान लीजिए अगर आपने आईसी लगा भी दिया, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपने आईसी लगा दिया, उसके बाद में भी आपका या नो सर्विस में चला गया या फिर और भी कोई फॉल्ट रह गया, जरूरी नहीं WTR की बात कर रहा हूँ मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, जनरली मे भी CPU को आप ले लो। तो CPU के पास में जब हम स्वैपिंग वगैरह करते हैं या CPU रिवॉल्व करते हैं तो साइड में आप देखोगे बहुत सारे रजिस्टर कंपोनेंट वगैरह बहुत सारे लगे रहते हैं, तो उनके बीच की ग्लू क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था और वो ड्राई हो गया तो क्या होएगा, वो सेक्शन बंद हो जाएगा। अगर वो सीरीज में कोई रजिस्टर लगा हुआ है तो जिस सेक्शन का रहेगा वो सेक्शन बंद हो जाएगा।
तो आपको बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, आपका दिमाग कहेगा कि नहीं आपने जो आईसी लगाई है या सीपीयू लगाई है उसी में फॉल्ट है। तो इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, कंपोनेंट को एक बार जो कंपोनेंट के बीच के ग्लू है उसको आप जब आईसी निकालेंगे कोई भी सील्ड आईसी, तो साथ ही साथ आप उस कंपोनेंट के ग्लू भी निकाल लो। अगर कोई कंपोनेंट ड्राई मिलता है तो अंदर उसको आप उसको रिशोल्डर कर दो, आपको बाद में ये चीज करनी नहीं पड़ेगी। ओके, ये स्टेप बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। हमने जिस पे यूवी मारा था जिस ट्रैक पे, ओके, उस ट्रैक को अब थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे वहां पे कि वो अच्छे से चिपक जाए ट्रैक को जब हम आईसी बिठाए तो। ओके, स्क्रैच कर लेंगे उसको। ये ट्रैक टूटी नहीं है, फिर भी हम इसको क्या, ये ट्रैक क्या उल्टी हो गई थी, जब मैं क्लीन करने गया वहां से तो वो उल्टी हो गई। अब देखो यहाँ पर भी देखो इसकी रीडिंग आ रही है ना, इससे ये हो रहा है कि ट्रैक ये ओपन नहीं है। अब ये ट्रैक कहाँ जा रही है एक बार हम उसको भी कंफर्म कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आपको कंफर्म करना है। देखिए ये ट्रैक कहाँ जा रही है, नीचे यहाँ पर एक कैपेसिटर का रजिस्टर लगा है, यहाँ पर जा रही है। ओके, तो यहाँ से यहाँ की हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी ले लेंगे। मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि ट्रैक ओपन रही है ना, तो फिर बाद में मुझे फिर से आईसी निकालना पड़ेगा, फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा। तो आईसी लगाने के पहले जिस तरह हम साइड ग्लू चेक कर रहे हैं उसी तरह हम इस ट्रैक को भी कंटिन्यूटी ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से यहाँ के ट्रैक की कंटिन्यूटी ले लेते हैं। कंटिन्यूटी आ रही है हमारी। ओके, इसका मतलब ट्रैक हमारा प्रॉपर है। अब ये जो हमने स्क्रैच किया है, कई बार ये होता है कि जब हम आईसी बिठाते हैं तो ये पकड़ता नहीं, तो आप पहले ही आयरन से उसको हल्का हल्का शोल्डर एक अप्लाई कर लो कि अच्छे से पकड़ ले वहां पर। ओके, अब हम दूसरी नई नई WTR डाल रहे हैं। बिठाने के लिए सेम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं 350, और एयर आपकी रहेगी 50। जो फ्लक्स वगैरह एक्स्ट्रा फ्लक्स है उसको क्लीन कर लेते हैं। अब हम एक बार चेक करते हैं। ये जो रबड़ की शील्ड है वापस बिठा देना है, मे भी कहीं से ग्राउंड वगैरह कहीं कुछ टच ना हो जाए, सेफ्टी पर्पस के लिए होती है, तो आप रख दे तो अच्छी बात है। एक बार हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बिना बोर्ड अंदर लगाए हुए हमारा फॉल्ट सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, कई बंदे का मुझे मैसेज आया था और एक बंदे ने शायद कमेंट भी किया था कि सर आप ये ग्राउंड से कैसे ऑन करते हैं। ओके, सिंगल पिन से फ़ोन को पावर ऑन कैसे करते हैं। तो चलिए, जिनको पता है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता है, अगर नहीं पता तभी तो बंदे सवाल कर रहे हैं। तो आपको जो डीसी की वायर है, देखिए जो आपका डीसी पावर सप्लाई है
आप देखोगे उसमें एक प्लस माइनस भी आता है ना, उसकी 2 वायर भी आती है। तो आपको अगर आपका वो बोर्ड में कनेक्टेड है, मतलब ऑलरेडी ग्राउंड वहाँ पे कनेक्टेड है, तो आपका ये ग्राउंड काम हो जाएगा। आप उसकी यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, यहाँ देखिए हमारा नो सिम आ गया था और हमारा स्टार एस पे देखिए IMEI भी आ गया। ओके, हमारा मॉडर्न फर्मवेयर भी आ गया और हमारा स्टार S06 पे IMEI नंबर भी आ गया हमारा। ओके, हमारा फॉल्ट WTR से ही फॉल्ट था हमारा। ओके, देखिए मॉडर्न फर्मवेयर आ गया हमारा, नो सिम भी आ गया और स्टार S06 पे हमारा IMEI नंबर भी आ गया। ओके, देखिए कितने फिनिशिंग से काम हुआ है इसके अंदर। अगर इसी को हम अगर हिट करके जाली निकालते थे ना, तो कई बार हमारा मदरबोर्ड बैंड हो जाता है या और भी ऐसी डैमेज होने के चांसेस है। हमने प्रॉपर कट किया ड्रिल मशीन से, उसके बाद में डायग्नोस किया, पहला BBPMU कंफर्म किया। BBPMU में जब हमको ओके मिली, उसके बाद हम WTR पे गए। अगर WTR भी फॉल्टी मिलती, मे भी अगर मॉडम अभी नहीं आता था, तो हमारा आगे का स्टेप था, हम बेसबैंड EPROM चेक करते थे, उसके आगे हम बेसबैंड CPU कंफर्म करते थे और इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते थे। ओके, चेक करते थे। अभी हमारा यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमारा फॉल्ट सॉल्व हो गया है, तो मैं आपके सामने बता दिया। ओके, फोन देखिए फर्स्ट टाइम खुला था, है ना। हर बार जरूरी नहीं कि सेम फॉल्ट ही आए, कई बार ऐसे भी आते हैं कि आपका बेसबैंड PMU खराब हो, है ना। तो तरीका है चेक करने का कि आप पहले क्या चेक कर रहे हो, बाद में क्या चेक करो। कभी भी आपके पास में नो मॉडर्न फर्मवेयर वाला केस आए, तो आप उसको 3 से 4 हिस्सों में बांट दो। 3 से 4 हिस्सा क्यों बोल रहा हूँ, पहला जो हिस्सा है इसमें आप बांट दो PMU, बेसबैंड PMU पावर सेक्शन। ओके, इसके बाद में दूसरा आप डाल दो WTR डाल दो, इसका सेक्शन चेक करना है। तीसरा आप डाल दीजिए कि EPROM, चौथा आप डाल दीजिए बेसबैंड CPU, कि आपको इस तरह से 4 भागों में उसको चेक करना है। इसके बाद में जो PA वगैरह लगे हैं, APT या PA पावर एम्पलीफायर, इनसे मॉडर्न फर्मवेयर आपका नहीं जाता है। इनमें अगर फॉल्ट आएगा, इनमें लाइन शॉर्ट आएगी या कोई PA रिमूव कर देगा, तो आपका नो सर्विस हो जाता है, आपके फ़ोन में मॉडर्न फर्मवेयर रहेगा। देखिए, नो सर्विस और मॉडर्न फर्मवेयर दोनों अलग अलग बातें हैं आईफोन के हिसाब से, एंड्रॉयड का मुझे आइडिया नहीं है। ओके, नो सर्विस अलग फॉल्ट है जिसके अंदर मॉडर्न फर्मवेयर आता है और नेटवर्क नहीं आता है। दूसरा जिसमें मॉडर्न फर्मवेयर ही नहीं आता है, अगर मॉडर्न फर्मवेयर ही नहीं आ रहा तो नेटवर्क आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ओके, तो ये अलग अलग डायग्नोस्टिक है, डायग्नोस्टिक को आप बांट दो और इस तरह से आप काम कर सकते हो। ओके, क्लास के लिए मैंने आपको बोल दिया हूँ कि 5 नवंबर से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, और जो बंदे हैं इंटरेस्टेड है, आप मुझे मैसेज कीजिए। अभी टाइम काफ़ी कम बचा है, 1 दिन का ही टाइम है। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड बंदे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिन की क्लास रहेगी। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कि सुबह 12 से 3 का 3 घंटे का लेक्चर रहेगा। ओके, जूम मीटिंग पे क्लास होएगी। आपको बुक और एक पेन लेके बैठना है। यहाँ पे जो क्लास होती रहेगी, पहला वही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, फिर स्कीमेटिक्स डायग्राम, फिर सॉफ्टवेयर सेक्शन, फिर बाद में हार्डवेयर में आपका जो भी बैटरी कैमरा ये हो गया, फिर स्वैपिंग वगैरह जो है। और जितनी भी मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है, समझे, हर टाइम पे सेम फॉल्ट नहीं रहता है, तो अलग अलग फॉल्ट की मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग वीडियो है जो कि यूट्यूब पे मैंने नहीं चढ़ाई है, वो स्टूडेंट के लोग के लिए है वो। तो सारी वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। कल को आप अगर काम करने बैठो तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे ये वीडियो में देखना पड़ेगा या मैं वो स्टेप भूल चुका हूँ, तो आप वीडियो को डाउनलोड करके आपके पीसी में सेव कर लो। जब भी आप काम करने बैठो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, फ़ोन देखिए हम कंप्लीट पैक कर देते हैं। अभी फ़िलहाल क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारी 5 से, तो शायद मे भी वीडियो थोड़ी लेट आए, मे भी 10 दिन के आसपास आ सके वीडियो, क्योंकि क्लास में बिजी रहेंगे तो शायद वीडियो नहीं आ पाएगी, बट ट्राई करेंगे अपलोड करने के लिए। वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता है। देखिए, ये भी थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्डेड है, 30 से 40 मिनट लगा है बनने में इस फ़ोन को, बट एडिट करने में काफ़ी टाइम चले जाता है। देखिए, मेरा काम था वीडियो अपलोड करना, अब आप लोग आपका काम कीजिए। आपका काम क्या है? एक ही काम है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वीडियो को बस शेयर करते रहिए।
फिलहाल तो व्यू अच्छे आ रहे हैं, अभी फिलहाल 1K के आसपास व्यूज आ रहे हैं बस। और ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन की वीडियो अपलोड होती रहेगी, मैं सारी की सारी वीडियो बना बना के आपको अपलोड करते रहूँगा। आप लोग, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, देखिए फ़ोन में नेटवर्क भी आ गया, फ़ोन फर्स्ट टाइम पे खुला था। ओके, फिलहाल हमारा डायग्नोज भी प्रॉपर हुआ और हमारा फ़ोन भी बन गया। हमने देखिए एक चीज़ और है, जितने स्क्रू आप लोग खोला करो सारे के सारे स्क्रू मारा करो। ओके, ऑल ओके, डन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ओके।